हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम पढ़ रहे थे दिल्ली सल्तनत और दिल्ली सल्तनत में हम पढ़ रहे हैं गुलाम वंश। हमने गुलाम वंश लगभग कंप्लीट ही कर लिया है। इस वीडियो में या अगली वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम पढ़ते हैं, हमने वजीर सुल्तान तक पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे बैराम शाह, अलाउद्दीन और उसके बाद नसीरुद्दीन महमूद। हम ये पढ़ेंगे, बैराम शाह पढ़ेंगे, बैराम शाह के बाद पढ़ेंगे हम अलाउद्दीन, अलाउद्दीन के बाद पढ़ेंगे हम नसीरुद्दीन महमूद, नसीरुद्दीन महमूद। इन्होंने राज किया था हमारा 1240 से 1242 तक। इन्होंने किया था 1242 से 1246 तक, 1246 तक। इन्होंने राज किया था 1246 से 1265 तक। अब आज हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे बैराम शाह के बारे में। बैराम शाह के बारे में आज हम पढ़ेंगे। बैराम शाह का सत्ता में आना ही अपने आप में इस चीज़ का प्रतीक था कि गुलाम वंश में जो तुर्क सरदार थे उनकी शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि वो अपने बादशाह को अपनी शर्तों के अनुसार रखते थे और उससे राज करवाते थे। इसी के तहत बैराम शाह को इस शर्त पर सिंहासन दिया गया था कि ये अपने सारे जो अधिकार हैं वो अपने नायाब को देंगे। तुर्क अमीरों ने, सरदारों ने एक पद बनाया जिसका नाम था नायाबे मुवल्लिकात। नायाबे मुवल्लिकात का अर्थ होता है उप सुल्तान। इस तरीके से बैराम शाह के राज में 3 दावेदार हुए। एक तो बैराम शाह खुद सुल्तान, दूसरा नायाब, तीसरा वजीर। इनका वजीर जो था वो ऐतगीन था। ऐतगीन ने इल्तुतमिश की बेटी से शादी की थी और इसी के तहत वो अपने यहाँ नौबत यानी कि नगाड़ा और हाथी रखना स्टार्ट किए थे। इधर बैराम शाह तो शासक बन चुका था और वो शासन करना भी चाहता था। इसीलिए बैराम शाह ने अपने ऐतगीन को उसका वध करवा दिया, उसको मरवा दिया। इसी के तहत इनके जो वजीर थे बैराम शाह के, वो बैराम शाह को मरवाने के लिए या सत्ता से हटाने के लिए एक षड्यंत्र रच रहे थे। और उनको षड्यंत्र रचने का जो मौका मिला, वो मौका मिला उनको 1241 में। वो मौका मिला 1241 में। वो मौका ये था कि लाहौर पर मंगोल, जो मंगोलों के राजा थे ताहिर ने लाहौर पर आक्रमण किया और लाहौर को उसने पराजित कर दिया। यानी कि महत्वपूर्ण इसमें यही है कि लाहौर जो था, लाहौर का आक्रमण बैराम शाह के शासनकाल का सबसे महत्वपूर्ण कारण था, यानी सबसे महत्वपूर्ण उसका योजना थी। इसी के तहत बैराम शाह में इतने ही है, ज़्यादा कुछ इतना बैराम शाह के बारे में पूछता नहीं है। इसके बाद हम अगले शासक पढ़ेंगे अलाउद्दीन। हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन। अलाउद्दीन जो बादशाह रहे हमारे 1242 से 1246 तक। इनके बारे में पढ़ते हैं। अलाउद्दीन जो थे वो अलाउद्दीन इल्तुतमिश के पुत्र थे, यानी कि इल्तुतमिश के पोते थे, इनके पौत्र थे। और इनके सिक्कों पर, यानी कि जब अलाउद्दीन बादशाह थे, इनके द्वारा जो सिक्के ढाले गए थे, उन सिक्कों पर सर्वप्रथम अब्बासी खलीफा का नाम मिलता है, जिसका नाम था अल मुस्तसीम। ये अब्बासी खलीफा थे और अंतिम खलीफा थे। इनका नाम अलाउद्दीन के शासन के दौर में जो सिक्के ढाले गए थे उन सिक्कों पर अंकित था। इनका नाम था अलाउद्दीन को इसी शर्त पर तुर्क अमीरों ने सुल्तान बनाया था कि वो अपना सारा जो
शासन है, शासन के अधिकार, सारे शासन के अधिकार वो नायाब को देगा। इनके साथ भी वही कंडीशन थी जो बहराम शाह के साथ कंडीशन थी। और इन्होंने नायाब के पद पर कुतुबुद्दीन हसन को ये पद इन्होंने दिया था। और इस पद के साथ ही इन्होंने सारी शक्तियाँ शासन करने की वो नवाब कुतुबुद्दीन हसन को दे दी थी। इसी समय जब अलाउद्दीन का टाइम चल रहा था 1242 से 1246, इसी समय किसलू खां कौन थे? किसलू खां का नाम बलबन था। बलबन ने क्या करा? बलबन ने एक अपने सुल्तान बनने का दावा उन्हें पेश कर दिया कि उसने अपने आप को सुल्तान बना दिया, उन्हें सुल्तान घोषित कर दिया। इसी के तहत अमीर तुर्क ये नहीं चाहते थे कि राजवंश में कोई और वंश आए, यानी कि वो गुलामों में वंश चल रहा था तो कोई और वंश ना आए। इसी के तहत अमीर तुर्कों ने बलबन के साथ एक समझौता किया और उस समझौते में बलबन को नागौर की एकता दी गई थी। बलबन भी नागौर की एकता लेने के बाद अपने सुल्तान बनने के दावे से वो हट जाता है और बलबन नसीरुद्दीन महमूद के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचता है और उस षड्यंत्र रचने के बाद अलाउद्दीन को जेल में डाल दिया जाता है। और अलाउद्दीन के जेल में डालने के बाद 1246 में इनका शासन समाप्त हो जाता है। इसके बाद नए शासक आते हैं जिनका नाम नसीरुद्दीन महमूद होता है। अब नसीरुद्दीन महमूद पढ़ेंगे। इनका नाम नसीरुद्दीन महमूद होता है। इन्होंने राज किया था 1200, इन्होंने राज किया था, यहाँ लिखा हूँ नीचे, राज किया था इन्होंने 1200। नसीरुद्दीन महमूद भी अलाउद्दीन की तरह इल्तुतमिश का पौत्र था। ये होता क्या? ये होता बेटे का बेटा, यानी कि नसीरुद्दीन महमूद भी इल्तुतमिश का बेटे का बेटा था। मिनहाजुल सिराज नसीरुद्दीन को इल्तुतमिश का सबसे छोटा बेटा बताता है, मगर 1229 में ही इल्तुतमिश के बेटे नसीरुद्दीन की मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के बाद वो अपने बेटे के बेटे यानी नसीरुद्दीन महमूद को इल्तुतमिश अपने बेटे के बराबर का दर्जा देता है, यानी कि उसको उपाधियाँ देता है और उसको उसी तरीके से लालन पालन किया जाता है। इसीलिए कुछ इतिहासकारों का आपस में मतभेद है, जैसे मिनहाजुल सिराज लिखते हैं कि ये इनको छोटा बेटा था और इतिहासकार इसको बेटा नहीं मानते हैं, वो पौधा मानते हैं, पौत्र ही मानते हैं। नसीरुद्दीन महमूद कुरान की कृतियाँ लिखता था। उसके घर में कोई दासी नहीं थी, उसकी बीवी अपना काम खुद ही करती थी, क्योंकि वो एक जो कार्य करता धरता था वो था बलबन। नसीरुद्दीन महमूद सिर्फ एक नाम का वास्ता था जो सिर्फ राजमहल में रहता था। इसी के तहत एक दूसरे इतिहासकार हैं जिनका नाम है इशामी कहता है कि नसीरुद्दीन महमूद तुर्की सरदारों के बिना मर्जी के ना तो वो पानी पीता था, ना वो सोता था, ना अपने हाथ पैर हिलाता था, क्योंकि वो इतना उसको इन कंडीशनों पर बादशाह बनाया गया था कि वो तुर्क सरदारों के ही कब्जे में था, यानी कि उनके ही इशारे पर वो सत्ता चलाता था। मिनहाजुल सिराज के अनुसार 1247 यानी कि इसके शासन के अगले साल 1247 या 48 में दलकी और मलकी विजय हुई थी। दलकी और मलकी को विजय किया गया था। इसी दौरान नसीरीनामा लिखा गया और नसीरुद्दीन महमूद ने बलबन को नायाब का पद दिया और उसको
उगल खां की उपाधि थी। मुगल खां की उपाधि उसने बलबन को इस, ऐसे तो उन्हें देनी दी होगी कि बलबन आया और उपाधि ले ली। उसने नसीरुद्दीन महमूद ने बलबन को जो उपाधियाँ दी थी, यानी कि मुगल खां की उपाधि दी थी, और उसे नयाब बनाया था। उसको इस कंडीशन पर नयाब बनाया था कि उसने मंगोल आक्रमण का विफल कर दिया था। जो मंगोल आक्रमण हुए थे नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में, तो बलबन ने अपनी कूटनीति और राजनीति के तहत उन आक्रमणों को विफल कर दिया था, जिसके तहत नसीरुद्दीन खुश होने के बाद नसीरुद्दीन महमूद ने बलबन को मुगल खां की उपाधि और अपना नयाब बनाया था। अब सारे जो कार्यकर्ता काम थे वो सब नयाब बलबन करता था और नसीरुद्दीन महमूद राजमहल में रहता था। कुछ इतिहासकारों के अनुसार नसीरुद्दीन महमूद जो है अपनी बीमारी के कारण इनकी मृत्यु होती है। जैसे याहिया एक इतिहासकार हैं, वो लिखते हैं कि इनकी मृत्यु बीमारी के कारण होती है, मगर कुछ अन्य इतिहासकार हैं वो इनकी मृत्यु का मेन कारण बलबन को बताते हैं। तो आज हमने जो इतिहासकारों के द्वारा जो बादशाह थे, जैसे बहराम शाह को पढ़ा, अलाउद्दीन को पढ़ा, नसीरुद्दीन महमूद को हमने पढ़ा, और उसके पढ़ने के बाद ये इतना इम्पोर्टेंट तो है नहीं, मगर अब ये बादशाह हैं तो सीरीज में थोड़ा थोड़ा इनके बारे में हमने बता दिया आपको। और हम अगला जो गुलाम वंश का अंतिम शासक ही मानो बलबन है, हम उनको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे आगे शेयर करें। थैंक यू।